हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है अरस्तु का राजनीतिक दर्शन। अरस्तु प्राचीन यूनान का दार्शनिक है जिसकी प्रतिभा बहुमुखी थी और राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से इसको राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय दिया जाता है। बहुत सी विधाओं में उसने अपने दर्शन का सृजन किया। जहां तक राजनीतिक दर्शन की बात है, राजनीतिक दर्शन व्यवस्थित रूप में अरस्तु के साथ ही प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं था कि अरस्तु से पूर्व यूनान में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं था, दर्शन नहीं था। आपने प्लेटो के बारे में पढ़ा, जो अरस्तु का गुरु था। उसने भी राजनीतिक विषयों पर बहुत गहनता और गंभीरता के साथ चर्चाएं की हैं। प्लेटो के अलावा प्राचीन यूनान में बहुत से विचारकों का ग्रुप था, जैसे सोफिस्ट, सिनिक्स, स्टोइक्स। इन सब के द्वारा राजनीतिक विषयों पर चर्चा छिटपुट रूप में की गई है, प्रसंगवश की गई है, लेकिन कोई व्यवस्थित रूप नहीं मिलता इनके चिंतन में। और दूसरी बात ये थी कि अरस्तु से पूर्व जितना भी राजनीतिक चिंतन था वो किसी न किसी रूप में नैतिक विचारों से संबद्ध था, यानी नैतिकता से संबंधित थे राजनीतिक विचार। स्वयं प्लेटो ने पूरी तरह नैतिकता पर आधारित आदर्श राज्य की कल्पना की, दार्शनिक राजाओं के शासन की बात कही। दार्शनिक राजाओं द्वारा शासन संचालन किए जाने पर ही एक बुराइयों से मुक्त, न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना हो सकेगी, ऐसा प्लेटो के द्वारा विचार किया गया। विचार उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया। अरस्तु की जहां तक बात है, अरस्तु ने पहले का जो भी राजनीतिक चिंतन था उसमें जो अव्यवस्था देखने को मिल रही थी, नीति शास्त्र के साथ उसकी संबद्धता देखने को मिल रही थी, इन सब से राजनीति जैसे विषय को पृथक किया और उसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया, नैतिकता से मुक्त करके, नीति शास्त्र से मुक्त करके उसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। और केवल इतना ही नहीं, राजनीतिक दर्शन को काल्पनिकता से मुक्त करके वैज्ञानिकता के धरातल पर स्थापित किया। पहली बार अरस्तु के चिंतन में ही हम तार्किकता देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाया जाना देखते हैं, क्योंकि उसने जिस पुस्तक की रचना की, पॉलिटिक्स, उस पुस्तक का सृजन जिसमें उसके राजनीतिक विचार मिलते हैं, इस पुस्तक की रचना उसने अवलोकन की पद्धति के आधार पर किया, विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर किया, तार्किक पद्धति अपनाई। और ऐसा कहा जाता है कि इसको लिखने से पहले उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अपने जीवन काल में वो विभिन्न देशों में घूमा और वहां की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, उसने वहां के लोगों के आचरण को देखा। उसके बाद पॉलिटिक्स में राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा की, राज्य के विषय में, संविधान के विषय में, सामाजिक व्यवस्था के विषय में। इन सब पर बड़ी क्रमिक और व्यवस्थित चर्चा अरस्तु के चिंतन में मिलती है। ये कहा जाए कि अरस्तु एक व्यवहारवादी, आदर्शवादी विचारक था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदर्शवादी इसलिए था क्योंकि उसके चिंतन का उद्देश्य भी एक ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करना था जो सबके लिए उपयोगी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। लेकिन
ये कल्याणकारी व्यवस्था कैसे व्यावहारिक धरातल पर स्थापित हो सकती है, इस पर फोकस ज्यादा रहा अरस्तु का। प्लेटो ने केवल राज्य के आदर्श स्वरूप पर विचार किया, कैसे एक नैतिक राज्य, न्यायपूर्ण राज्य स्थापित किया जा सकता है, इसके विषय में विचार किया। और विचार करते समय बहुत हद तक उसने कल्पना का सहारा लिया, क्योंकि उसने जो उपाय सुझाए दार्शनिक राजाओं का शासन, वो उपाय व्यावहारिक नहीं था। उसने साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की कि शासकों को उनकी संपत्ति से, उनके परिवार से वंचित किया जाए, क्योंकि परिवार और संपत्ति शासक के मार्ग की बाधाएं हैं। अरस्तु ने इसके विपरीत ये समझा कि काल्पनिकता से हम एक अच्छे राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। हमें कल्पना लोक से परे हटकर वास्तविक धरातल पर आना होगा। ये देखना होगा कि कौन सी व्यवस्था वास्तव में स्थापित की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण संभव हो, हर व्यक्ति नैतिक जीवन जी सके। और इसीलिए उसने घोषित किया कि राज्य का उद्देश्य हर व्यक्ति को नैतिक जीवन उपलब्ध कराना है। और इस नैतिक जीवन की उपलब्धि कैसे हो सकती है? अच्छे कानूनों के माध्यम से हो सकती है। अच्छे व्यक्तियों के शासन से ज्यादा अच्छा होता है अच्छे कानूनों का। इसीलिए उसने ये भी घोषित किया कि राजनीतिविदों का ये दायित्व बनता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अच्छे कानूनों के निर्माण और कानूनों में परिवर्तन का मार्गदर्शन करें। अरस्तु का एक अनुदाय ये भी है कि उसने मध्यम मार्गी जनतंत्रीय शासन का समर्थन किया, क्योंकि वो ये मानता था कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जो निर्धन लोग हैं, जिनको अपेक्षाकृत कम गुणवान समझा जाता है, जिनमें कम प्रतिभा होती है, वो भी अगर प्रतिभा संपन्न लोगों के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उनके अंदर भी प्रतिभा का विकास होगा और इस तरह से एक व्यापक प्रतिभा से परिपूर्ण राज्य और समाज का निर्माण किया जा सकेगा। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से मुक्त करने का कार्य, राजनीति विज्ञान उस समय तो नहीं कहा जाता था, राजनीति नाम था इस विषय का, तो राजनीति जैसे विषय को नीति शास्त्र से मुक्त करने का श्रेय अरस्तु को है। उसने इस विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। और तीसरी बात कि उसने कानून पर आधारित शासन को सर्वोत्तम शासन के रूप में प्रस्तुत किया। ये उसका अनुदाय है। और हम ये देखते हैं कि आधुनिक युग में, खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, राजनीति जैसे विषय को विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया। और ये विज्ञान, ये वैज्ञानिक दृष्टि अरस्तु के दर्शन में पहले से ही मौजूद थी। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान अरस्तु के विचारों का ऋणी है। और इस ऋण को उतारने का प्रयास कुछ हद तक किया गया है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक होने की पदवी देकर, सम्मान देकर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि अरस्तु ने आधुनिक युग में भी अपने विचारों से कई विचारकों को प्रभावित किया है, जैसे हन्ना आरेंट, लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगेलिन, समुदायवादी विचारक माइकल सैंडल, उदारवादी विलियम गल्स्टन, नॉसबैम और प्रजातंत्रवादी जिल फ्रैंक और गेराल्ड एम मारा। इन विचारकों के विचारों पर अरस्तु का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।
कैसे अरस्तु का, जो एक तरफ आदर्शवादी है और दूसरी तरफ व्यवहारवादी है। एक तरफ अच्छे राज्य की स्थापना और राज्य के माध्यम से लोगों को नैतिक जीवन उपलब्ध कराने के लिए उसने चिंतन किया, और दूसरी तरफ वो इस कोशिश में भी लगा रहा कि कैसे व्यावहारिक धरातल पर एक तर्कपूर्ण राज्य की, समाज की स्थापना की जा सके। तो उसके अंदर आदर्श भी है उसके चिंतन में, और विज्ञान भी है। वो विज्ञान जो व्यवहारवाद पर आधारित है, जो तर्कवाद पर आधारित है। थोड़ा सा अरस्तु के जीवन वृत्त पर हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। तो अरस्तु के जीवन को अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मूल रूप से अरस्तु एथेंस का नागरिक नहीं था। वो कहाँ का नागरिक था, कहाँ उसका जन्म हुआ था? 384 ईसा पूर्व उत्तरी यूनान में स्टेगिरा में उसका जन्म हुआ था, और उसके जो पिता थे वो मकदूनिया के राजा के चिकित्सक थे। यानी उसका पालन पोषण संपन्नता के वातावरण में हुआ था, और इस संपन्नता की स्थिति में जब वो युवा हुआ तो युवावस्था में वो यूनानी दार्शनिक प्लेटो की ख्याति से बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ। उसके समय में प्लेटो अपने विचारों की वजह से और अपनी एकेडमी की वजह से बहुत विश्व प्रसिद्ध हो रहा था। ऐसी स्थिति में उसकी प्रसिद्धि का असर अरस्तु के ऊपर भी पड़ा, और प्लेटो से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए वो प्लेटो की एकेडमी में प्रविष्ट हुआ। वहां उसने दाखिला लिया, और प्लेटो की मृत्यु तक वो इस एकेडमी में बना रहा। प्लेटो का बहुत प्रिय शिष्य था अरस्तु, और प्लेटो उसकी योग्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए वो अरस्तु को एकेडमी का मस्तिष्क कहा करता था। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई तो अरस्तु को ऐसी आशा थी कि एकेडमी की अध्यक्षता उसे मिलेगी, लेकिन वो अध्यक्षता उसे ना मिलकर प्लेटो के भतीजे को मिली, जिससे वो थोड़ा निराश भी हुआ। लेकिन उसके बाद वो एथेंस छोड़कर एशिया माइनर चला गया, और वहां जाकर उसने एकेडमी की एक शाखा स्थापित की, और उस शाखा के माध्यम से दार्शनिक अनुसंधान कार्य में, पठन पाठन के कार्य में संलग्न हो गया। उसी समय मकदूनिया के जो राजा थे फिलिप द्वितीय, वो अरस्तु से प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तु को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। शीघ्र ही जब सिकंदर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, फिलिप द्वितीय का, उसके बाद वो राजा बना, राज सत्ता उसके हाथ में आई। तो राज सत्ता आने के बाद भी वो अपने गुरु के प्रति, अरस्तु के प्रति नतमस्तक बना रहा। वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था, और जब वो विश्व विजय के लिए निकला, सिकंदर इतिहास में प्रसिद्ध है, विश्व विजय के लिए जब वो निकला तो अरस्तु वापस एथेंस आ गया, और वहां पर उसकी ख्याति एक स्वतंत्र विचारक के रूप में हुई। एक स्वतंत्र विचारक के रूप में उसने चिंतन करना प्रारंभ किया, और लोग उसके चिंतन से प्रभावित भी हुए। वहां पर उसने एक शिक्षालय भी स्थापित किया, जिसे लीसियम के नाम से जाना जाता है। 12 वर्षों तक वो इस लीसियम का प्रधान रहा, और इस दौरान उसे अपने शिष्य सिकंदर से बराबर सहायता मिलती रही। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, और
मैसिडोनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त होती है, यानी एथेंस की राजनीतिक सत्ता पर ऐसे लोगों का अधिकार होता है जो सिकंदर के विरोधी थे, जो मैसिडोनिया के विरोधी थे। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु को इस बात का आभास होता है कि अब शासकों के द्वारा विरोधी कार्यवाही उसके प्रति की जाएगी, जैसा कि अक्सर होता रहा था। स्वयं उसके गुरु के गुरु यानी प्लेटो के गुरु सुकरात को भी शासकों के दंड का भाजन बनना पड़ा था, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति के कारण। इन सारी परिस्थितियों को अरस्तु ने देखा था, समझा था और सुना था। इसलिए उसे आभास हुआ कि कहीं उसके विरुद्ध भी विरोधी कार्यवाही न हो, क्योंकि वो सिकंदर का गुरु था, वो मैसिडोनिया का समर्थक था और एथेंस का मूल नागरिक नहीं था। तो इस तरह की परिस्थितियों ने उसके डर को बढ़ाया और साथ ही वो ये भी सोचता था कि कहीं उसका भी हश्र सुकरात के समान ना हो। ऐसी स्थिति में वो एथेंस छोड़कर कैलसिस को भाग गया, क्योंकि ऑलरेडी धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप उस पर लगाया जा चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो पूरा जीवन रहा उसका 62 वर्षों का, उसके जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी, जहां जहां वो गया, वहां के लोगों के आचरण को देखा, वहां के शासकों के आचरण को देखा, इन सब ने उसके राजनीतिक चिंतन को कई तरीकों से प्रभावित किया। चूंकि वो एक चिकित्सक का पुत्र था, डॉक्टर का पुत्र था, इसलिए जीव विज्ञान में उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से थी और ये रुचि उसके राजनीतिक चिंतन को भी प्रभावित करती दिखाई देती है, क्योंकि वो राजनीति को प्राकृतिक मानता है, मनुष्य के लिए स्वाभाविक मानता है। आगे हम उसके राज्य संबंधी विचारों को देखेंगे, तब ये जानेंगे कि कैसे राज्य प्राकृतिक है, कैसे राजनीति व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। दूसरे, तुलनात्मक राजनीति में भी उसका विश्वास था। उसने राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक तरीके से किया। विभिन्न देशों के संविधानों के गुणों अवगुणों की समीक्षा करने के बाद उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के विषय में, संविधान के विषय में, क्रांति के विषय में अपने विचार दिए, नागरिकता के विषय में अपने विचार दिए। राजतंत्र के साथ साथ वो प्रजातंत्र के प्रति भी सहानुभूति रखता है और इस सहानुभूति के पीछे भी उसका अनुभव कार्य करता है, जो अनुभव उसने अपने जीवन काल में विभिन्न देशों की यात्राओं से अर्जित किया था। प्लेटो की रिपब्लिक, द लॉज और द स्टेट्समैन, जो प्लेटो के 3 ग्रंथ हैं, इन तीनों ग्रंथों से अरस्तु ने राजनीतिक विचारों को ग्रहण किया, क्योंकि वो भी प्लेटो की तरह इस बात को स्वीकार करता है कि राज्य व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन प्लेटो से वो कहां भिन्न है? पद्धति के मामले में भिन्न है, क्योंकि आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो ने आदर्श तरीके से करने की कोशिश की, दार्शनिक राजाओं के शासन के माध्यम से करने की कोशिश की, जो व्यवहार में संभव नहीं था। अरस्तु उसकी इस पद्धति का आलोचक है और अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में वो आदर्श राज्य की स्थापना के साधन के रूप में वैज्ञानिक तरीकों को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। वो सिद्धांत जो व्यावहारिक हैं, जिन्हें व्यवहार में अपनाया जा सकता है। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत न केवल अरस्तु के समय में उसे लोकप्रिय बनाए, बल्कि आज भी हम ये देखते हैं
कि शासकों और राजनीतिवेत्ताओं के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। हजारों वर्ष पूर्व अरस्तु ने जो विचार व्यक्त किए थे राज्य राजनीति के विषय में, मनुष्य के विषय में, वो आज भी किसी न किसी रूप में हमें सच दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि अरस्तु के विचारों की, उसके दर्शन की प्रासंगिकता बनी हुई है आज भी। और इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, प्रथम राजवैज्ञानिक कहते हैं। तो ये था उसका जीवन काल, जिसने उसके चिंतन को नाना रूपों में प्रभावित किया। अध्ययन पद्धति आप देख चुके हैं कि उसकी अध्ययन पद्धति आनुभविक है, आगमनात्मक है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि तथ्यों पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के आधार पर विषय का विश्लेषण करती है, तर्क के आधार पर विषय का विश्लेषण करती है, न कि कल्पना का सहारा लेकर सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि प्लेटो के द्वारा किया गया। तो प्लेटो की पद्धति काल्पनिक थी, निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभविक है, आगमनात्मक या वैज्ञानिक है। और इस पद्धति को अपनाते हुए उसने ऐतिहासिक घटनाओं का भी सहारा लिया है, परंपराओं का सहारा लिया है, परंपरा के प्रति प्रेम उजागर होता है उसका, और उसने जनमत का सम्मान करने की कोशिश की है। व्यवहार में लोग किस पद्धति को अपना सकते हैं, कि शासन पद्धति को अपनाना उनके लिए सुविधाजनक हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। राज्य शासन और संविधान के संबंध में, नागरिकता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु की रचनाएं बहुविध हैं, क्योंकि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। प्राचीन काल में जो भी विद्वान होते थे वो किसी विषय तक सीमित नहीं होते थे, बल्कि विभिन्न विषयों पर विचार करते थे और उन पर लिखते थे। अरस्तु के साथ भी ऐसा ही था। जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, भाषण कला और काव्य लेखन, इन सभी पर उसने विचार किया, लिखा और ग्रंथों की रचना की। इन सारे ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर 400 के लगभग बताई जाती है। 400 ग्रंथों का प्रणयन किया गया अरस्तु के द्वारा, जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी 2 रचनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें से एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है एथेंस का संविधान। पॉलिटिक्स उसकी कालजयी रचना है। इसमें वर्णित सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। और एथेंस के संविधान के अंतर्गत भी उसने समसामयिक राजनीति, समसामयिक शासन पर विस्तार से प्रकाश डाला है, संविधानों का विश्लेषण किया है। पॉलिटिक्स को प्रोफेसर बार्कर ने राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। प्रोफेसर बार्कर वो विचारक हैं जिन्होंने यूनानी राजनीतिक चिंतन पर बहुत प्रामाणिक रूप में बहुत कुछ लिखा है। यूनानी राजनीतिक चिंतन पर, प्लेटो और अरस्तु पर बार्कर की टिप्पणियां राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत महत्व रखती हैं। तो बार्कर भी आपको पढ़ना चाहिए, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन है वो किस रूप में है।
तो सबसे पहले राज्य के विषय में उसकी जो धारणा है उसको हम देखेंगे, क्योंकि राज्य राजनीति विज्ञान जैसे विषय का केंद्र बिंदु है, केंद्रीय विषय है। यानी राजनीति विज्ञान में राज्य पर चर्चा जरूर की जाती है, राज्य के इर्द गिर्द ही सारी विचारधाराएं घूमती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं। राज्य कैसे बना, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा है, उसमें क्या कमियां हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा परिचर्चा की जाती है राजवैज्ञानिकों के द्वारा, राजनीति विदों के द्वारा। तो चूंकि अरस्तु प्रथम राजवैज्ञानिक है, राज्य संबंधी अध्ययन की व्यवस्थित शुरुआत उसी के द्वारा की गई, लिहाजा उसने बहुत व्यवस्थित ढंग से राज्य पर चर्चा की है और पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में उसने राज्य की व्यापक विवेचना की है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु प्लेटो और सोफिस्ट विचारकों से भिन्न विचार रखता है। सोफिस्ट विचारक क्या मानते थे कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था है। प्लेटो हालांकि राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है और यहां पर अरस्तु अपने गुरु का ही अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो भी राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। वो ये नहीं मानता कि राज्य का जानबूझकर निर्माण किया गया, बल्कि ये मानता है कि राज्य मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप, मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप स्वयं ही धीरे धीरे विकसित हुआ है। यानी राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है और इसका विकास का जो मूल है वो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है। कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए मनुष्य को स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। अरस्तु ने सामाजिक मानने के साथ साथ व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी भी कहा, क्योंकि राज्य और समाज में रहकर ही व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है। यहां पर यह बात आपको जान लेनी चाहिए कि जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, प्लेटो भी आदर्शवादी है और अरस्तु भी आदर्शवादी विचारक है। आदर्शवादी विचारक राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, निर्मित संस्था नहीं मानते। तो राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य का विकास कैसे हुआ, इसको लेकर भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारकों के द्वारा, विचारकों के वर्ग के द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। जैसा आपने देखा, सोफिस्ट विचारक राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं जिसका निर्माण आपसी समझौते के माध्यम से किया गया। आगे चलकर हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे संविदावादी विचारकों ने भी यही प्रतिपादित किया कि राज्य मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का प्रतिफल है। लेकिन अरस्तु क्या कहता है कि राज्य एक विकसित संस्था है और इस संस्था का विकास कैसे हुआ, वो कहता है परिवार के माध्यम से हुआ। राज्य परिवार का ही विकसित रूप है। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले पुरुष और स्त्री ने मिलकर परिवार का निर्माण किया। परिवार का गठन ऐसे हुआ, स्त्री पुरुष मिलकर, पहले एक स्त्री पुरुष मिलकर एक परिवार गठित किए, फिर उनसे जो संतान हुई, फिर उन संतानों ने अपना अलग परिवार गठित किया। इस तरह से करके परिवारों की संख्या बढ़ती गई। ये जो परिवार है जिसमें मूलतः स्त्री और पुरुष शामिल होते हैं, ये परिवार समय के साथ साथ बड़ा होता गया, क्योंकि बाद में ये देखा गया
कि परिवार के सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ी, तो उन सदस्यों की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, शेल्टर की आवश्यकता, इनकी पूर्ति के लिए, यानी आजीविका उपार्जन के लिए अन्य कार्यों को मनुष्य ने करना प्रारंभ किया, उत्पादन कार्य करना शुरू किया, कृषि का विकास हुआ और इस उत्पादन कार्य के लिए परिवार में अन्य लोगों की आवश्यकता अनुभव की गई। लिहाजा दासों का प्रवेश हुआ परिवार में। प्राचीन यूनान में उस समय दास थे जो परिवार का अभिन्न अंग थे और इन दासों के द्वारा कृषि कार्य में परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग किया जाता था। तो इस तरह से एक परिवार जो स्त्री पुरुष के साथ शुरू हुआ व्यापक रूप लेता गया, इसमें दास भी शामिल होते गए और ये परिवार जब और बड़ा हुआ, कई परिवार जब संयुक्त हुए, तो कई परिवारों को मिलाकर एक नई संस्था अस्तित्व में आई जिसको हम ग्राम के नाम से जानते हैं। ये ग्राम सम्मिलित रूप में परिवार की, व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने लगा। अन्य आवश्यकताएं कौन सी? कि जब परिवार में बहुत सारे लोग रहने लगे, कई परिवार इकट्ठा हो गए एक साथ एक गांव में, तो बहुत स्वाभाविक था कि उनके मध्य कभी उत्पादन को लेकर, कभी संपत्ति को लेकर, कभी संबंधों को लेकर विवाद उत्पन्न होने लगे। इन विवादों का समाधान उस समय ग्राम पंचायत का गठन करके किया जाता था। साथ ही गांव के लोग, विभिन्न परिवारों के लोग एक वर्ष में कुछ अवसरों पर उत्सवों का आयोजन करते थे, समारोह का आयोजन करते थे। तो इस तरह से गांव में लोगों की धार्मिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई। जो आवश्यकता केवल परिवार में नहीं पूरी हो पा रही थी, परिवार केवल भोजन, वस्त्र और आवास, हमारी कुछ फिजिकल नीड्स को पूरा कर पा रहा था, वहीं गांव थोड़ा आगे बढ़कर हमारी धार्मिक जरूरतों को भी पूरा करने लगा, कुछ नैतिक जरूरतों को भी पूरा करने लगा। न्याय प्रदान करने का कार्य गांव में संपन्न होने लगा। तो इस तरह से परिवार से गांव विकसित हुआ और जब कई गांव एक साथ संयुक्त हुए तो राज्य अस्तित्व में आया। कई गांवों को मिलाकर राज्य बने। उस समय यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे। इन नगर राज्यों का निर्माण कई गांवों को मिलाकर हुआ। ये जो राज्य बना गांवों को मिलाकर, वो राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हो, नैतिक आवश्यकताएं हो या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हो। तो परिवार जहां मनुष्य की कुछ भौतिक जरूरतों को पूरा करता था, गांव भौतिक के साथ साथ कुछ नैतिक और धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था, वहीं राज्य के द्वारा इन सारी जरूरतों को एक साथ पूरा किया जाने लगा और सबसे बढ़कर राज्य परिवार और गांव की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथ में लेने लगा। तो इस तरह से राज्य का जो विकास हुआ वो परिवार और गांव के माध्यम से हुआ। इसीलिए अरस्तु राज्य को परिभाषित करते हुए ये कहता है कि राज्य क्या है? राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति, नैतिक जीवन की प्राप्ति। और राज्य क्या है संगठन की दृष्टि से? एक समुदाय है, एक व्यापक समुदाय है जो परिवार और गांव की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक है। व्यापक होने के साथ साथ ये सर्वोच्च समुदाय भी है।
अन्य सभी समुदायों की तुलना में इसका महत्व सबसे ज्यादा है। इसी बात को इंगित किया प्रोफेसर डनिंग ने अपने शब्दों में कि अरस्तु की दृष्टि में राज्य एक संघ है, मानवों का संघ, मनुष्यों का संघ, और ये सर्वोच्च प्रकार का संघ है। तो इस तरह से राज्य के विकास को विश्लेषित करने का तार्किक और व्यवस्थित प्रयत्न अरस्तु के द्वारा पहली बार किया गया, जब उसने ये माना कि राज्य कोई बनाई हुई संस्था नहीं है, बल्कि ये एक विकसित संस्था है, ये एक स्वाभाविक संस्था है, ये एक प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य के स्वभाव से जुड़ी हुई संस्था है। ये मनुष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उसके लिए परिवार है, समाज है। यही वजह है कि वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वो राज्य के बिना रह सकता है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, या तो वो जंगली जानवर है या फिर देवता है, क्योंकि ये दोनों ही बिना राज्य के रह सकते हैं, बिना समाज के रह सकते हैं। व्यक्ति अगर व्यक्ति है या व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जीना चाहता है, मनुष्य के गुणों से युक्त होकर जीवन जीना चाहता है, तो उसे राज्य की सदस्यता प्राप्त करनी ही होती है। अरस्तु का ये विचार आज के संदर्भ में भी आप उपयोगी मान सकते हैं, क्योंकि आज भी आप ये देखते हैं कि धरती पर रहने वाले जो लोग किसी कारण से अगर राज्य से निकल जाते हैं, किसी राज्य को छोड़ देते हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा की वजह से, चाहे उस राज्य में हिंसा होने की वजह से, गृहयुद्ध होने की वजह से, तो उनको कितनी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उनका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। शरणार्थी जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, किसी कारण से उनको अपने राज्य की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है, उनकी स्थिति कैसी होती है? वो मानवोचित जीवन नहीं जी पाते, उनके जीवन में बहुत ज्यादा संकट उपस्थित होते हैं। तो आज शरणार्थियों की स्थिति को देखकर अरस्तु का ये विचार प्रासंगिक होता है कि राज्य मनुष्य के लिए बहुत स्वाभाविक है, बहुत जरूरी है, उसके बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो ये था राज्य का विकास। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि राज्य की क्या विशेषताएं बताई हैं अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में।